हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस और कुछ लॉज हैं जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है? एक वो मेथड है जिसके अंदर आपको मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, वो किसी एक यूनिट के अंदर दे रखी है और आपको उसको किसी दूसरी यूनिट के अंदर चेंज करना है। तो बेसिकली इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक यूनिट से आपको एक यूनिट दी हुई मिलेगी किसी फिजिकल क्वांटिटी की, और उसको आपने क्या करना है भाई, किसी सेकंड यूनिट के अंदर चेंज करना है। यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यही होता है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। इसके अंदर एक कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसकी कोई यूनिट दे रखी होगी आपको, और उस यूनिट को किसी दूसरी यूनिट के अंदर चेंज करना है आपको। तो उसको चेंज कैसे करेंगे, क्या उसका तरीका होगा, वो हम पढ़ लेंगे अभी। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट होता है, जो मेथड हम यहाँ से लगाते हैं उसको बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। यूनिट फैक्टर मेथड क्या होता है ये मेथड? देखो, मान लीजिए आपको कोई यूनिट दे दी कि 1 किलोग्राम है ना, वो किसके बराबर होता है भाई? 2.205 पाउंड के बराबर। LB इसकी यूनिट होती है। यानी 1 kg है वो किसके बराबर है? 2.205, यही होगा 2.205 LB के बराबर। अब इसको एक दूसरे के अंदर चेंज कैसे करेंगे? या मैं कह दूं कि जो 1 इंच है वो किसके बराबर है भाई? 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये यूनिट फैक्टर मेथड कैसे काम करेगा? देखो क्या होगा, 1 kg किसके बराबर दे दिया? 2.205 LB। अब इसको लिखने का तरीका क्या? देखो, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक बार किलोग्राम को ऊपर रखो, नीचे कौन लेके आओगे? 2.205 LB किसके बराबर होगा? 1 के, और ये फिर किसके बराबर होगा? अब की बार इसको ऊपर जाने दो और डिवाइड बाई 1 kg। ये जो मेथड आया है अभी थोड़ी सी देर में बात करेंगे। अब यहाँ देखते हैं 1 इंच किसके बराबर था? 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। इसको कैसे लिखेंगे? 1 इंच डिवाइड किससे कर देंगे? 2.54 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 1 के। अब इसका रिवर्स लिखेंगे, 2.54 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 1 इंच के। तो यहाँ हमें जो डाटा मिला है कि 1 kg पर 2.205 LB, इससे हमें क्या मिला? यही मिला ना कि 1 kg पर 2.205 LB वो किसके इक्वल होगा? 2.205 LB पर kg, और दोनों किसके इक्वल ले लेंगे हम? 1 के। तो ये जो यूनिट, ये जो डाटा हमारे सामने निकल के आया है, इसको बोलते हैं भाई यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। ये होते हैं यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे वो ध्यान रखना भाई, वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 185, एक मिनट रुकना भाई। क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास, वेट दिया हुआ है भाई उसका 175 LB। ठीक है, फाइंड वेट इनटू किलोग्राम। यानी पाउंड के अंदर इसका वजन दे रखा है और आपको निकालना किसके अंदर है? किलोग्राम के अंदर इसका वजन निकालना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहली जो बात याद रखनी है वो ये
कि जिस भी यूनिट के अंदर आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए, जिस भी यूनिट के अंदर आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए, वो यूनिट हमेशा न्यूमरेटर में रहेगी, यानी ऊपर वाले पार्ट अंश में रहेगी। और जिस भी यूनिट के अंदर हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, यानी कि फाइनल रिजल्ट जिस यूनिट में चाहिए उसको छोड़ के जितने भी यूनिट रहेगी वो हम लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, ताकि जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएं। बस दिमाग में एक चीज़ याद रखना कि जिस यूनिट के अंदर आपको फाइनल आंसर चाहिए वो यूनिट आपकी न्यूमरेटर के अंदर रखनी है। देखते हैं, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। 1 वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, क्या पता है भाई अपने को कि 1 kg है ना, वो किसके बराबर है, 2.205 LB के बराबर। भाई 1 किलो इसी के बराबर है। कैसे लिखेंगे इसको, देखो 1 kg डिवाइड में क्या कर देंगे, 2.205 LB इक्वल टू 1, और इक्वल टू क्या कर देंगे 2.205 LB और डिवाइड बाई 1 kg। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, केवल यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाए, यहाँ पे मेथड लगाया है। अब देखो रिजल्ट किस में चाहिए आपको, किलोग्राम में, तो जिस यूनिट के अंदर रिजल्ट चाहिए वो यूनिट हमेशा न्यूमरेटर में रहेगी। कहाँ लेके जाएंगे, यानी इनमें से कौन सी क्वांटिटी, इसमें से और इसमें से कौन सी वैल्यू उठाएंगे, ये वाली। क्यों, क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए किलोग्राम के अंदर, और किलोग्राम कहाँ है, यहाँ न्यूमरेटर के अंदर रखना है, तो ये ले लेंगे। यानी कि क्या होगा, 175 LB किसके बराबर हो जाएगा, वेट किलो के अंदर देखो 175 मल्टीप्लाई बाई 1 kg डिवाइड बाई 2.205 LB। यहाँ क्या लगा हुआ था इसके साथ, LB। अब ये इसके साथ ये हो जाएगा आपका कैंसिल। अब जैसे ये कैंसिल हुआ क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा आपका 175 डिवाइड बाई 2.205, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका kg के अंदर। समझ आ गई। तो ये तरीका रहेगा आपका भाई निकालने का इसको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, हाउ मैनी इंचेस आर इन 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के अंदर कितने इंच होंगे। गिवन क्या है आपको दिया गया है कि 1 किलोमीटर है वो किसके बराबर है, 1000 मीटर के बराबर। 1 मीटर है वो किसके बराबर है, 1.094 यार्ड्स के बराबर, और 1 यार्ड्स किसके बराबर है, 36 इंच के बराबर। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है और आपको पूछा गया कि 3 किलोमीटर के अंदर कितने इंचेस होंगे। तो देखो वही आपको यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा, बनाने पड़ेंगे। पहले तो क्या बनाओगे, देखो 1 किलोमीटर किसके बराबर दे रखा है, 1000 मीटर के, 1000 मीटर। तो इसका यूनिट कन्वर्जन फैक्टर क्या बनेगा, देखो 1 किलोमीटर डिवाइड में 1000 मीटर किसके इक्वल होगा 1, और ये किसके इक्वल होगा 1000 मीटर डिवाइड में 1 किलोमीटर। एक तो हो गया ये। दूसरा 1 मीटर किसके बराबर है, 1.094 यार्ड्स के बराबर, ये 1 के बराबर आ जाएगा, और 1.094 यार्ड्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर के, ये दे दी। तीसरी क्वांटिटी क्या दी है, 1 वो यार्ड्स किसके बराबर होगा, 36 सेंटीमीटर के बराबर, सॉरी 36 इंच है भाई, 36 इंच के बराबर इक्वल टू 1, ये कितना आ जाएगा 36 इंच डिवाइड बाई 1 यार्ड्स। ये हमने बना लिए यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, यूनिट को कन्वर्ज कर लिया। अब करना क्या है, एक चीज़ जो दिमाग में रखनी है कि आपको फाइनल रिजल्ट किस में चाहिए, इंच के अंदर चाहिए। फाइनल रिजल्ट इंच के अंदर चाहिए, दे रखा है किलोमीटर के अंदर। तो ध्यान रखना
जो यूनिट आपके इन चीज़ के अंदर हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी की सारी यूनिट इस प्रकार से अरेंज करनी है कि वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएं, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखो, अब यहाँ से कौन सी उठाएंगे, अगर मैं मान लीजिए यहाँ से ये क्वांटिटी उठा लेता हूँ, कैसे कि पहले वाली 3 किलोमीटर के बारे में लिखना ना, 3 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा में, अब 3 क्या है यहाँ पे किलोमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ जो लिखूँगा नीचे जो आएगी वो किलोमीटर में आनी चाहिए, तभी तो ये कैंसिल आउट होंगी। तो यहाँ कौन सी ले लूँगा मैं, ये वाली ले लेंगे, किसके बराबर आ जाएगी 1000 मीटर डिवाइड में 1 किलोमीटर। 1 मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा जगह कम बचेगी। यहाँ देखना स्टार्ट किया था हमने कि 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, यानी कि 3 किलोमीटर ऐसी यूनिट नीचे लेके आनी जो इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो पहले वाले में नीचे कौन है, किलोमीटर लेके आना, तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर, नीचे आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर। ये तो हो गया मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ मीटर है तो यहाँ नीचे मीटर आना चाहिए। अगली में मीटर कौन सी में है, इसमें, ये क्या आ जाएगा 1.094 यार्ड्स, डिवाइड में कौन आ जाएगा यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है। एक बार ये रफ कर रहा हूँ भाई। अब यहाँ कौन आ गया यार्ड्स, तो यहाँ कौन आएगा नीचे, यार्ड्स लेंगे नीचे, किसके बराबर था 36 इंच, और नीचे क्या था भाई 1 यार्ड्स। अब देखो जो यूनिट यहाँ पे कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट करते चलो, किलोमीटर किलोमीटर, मीटर मीटर, यार्ड्स यार्ड्स, क्या बच गया 3 इंटू 1000, 1.094 इंटू 36, 36 दिया 108 मल्टीप्लाई बाई, इसको कितना लिख लेंगे 10⁻³ और इसको कितना लिख लेंगे 1.0, यानी कि सीधा 1 ही रख के 1.09 10⁻² कर देंगे सीधा, 108 गुणा 10⁻⁵, कुछ इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, इंटू 10⁻⁵। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में रखनी है बस वो यही रखनी है कि यूनिट्स को कन्वर्ट करना ही डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट फैक्टर मेथड कहलाएगा। और इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जिस यूनिट के अंदर फाइनल रिजल्ट चाहिए उसको आप न्यूमरेटर के अंदर रखोगे, ठीक है, बाकी सारी डिनोमिनेटर में एक दूसरे के साथ कैंसिल होती चली जाएंगी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं भाई लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, यानी कि अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला करके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, और वो कंपाउंड किसी न किसी रूप में छोटे छोटे एलिमेंट्स से जब वो कंबाइन होते हैं तो कोई ना कोई फिक्स रेशियो होगा उनके अंदर। तो ये जो कंपाउंड्स हैं जो बन रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स आपके वो कुछ न कुछ किसी न किसी लॉ को ओबे कर रहे हैं। तो ये कुछ लॉज थे आए थे केमिस्ट्री के अंदर, 4 से 5 लॉ, वैसे तो बहुत सारे लॉ हैं लेकिन मोस्टली यहाँ इस यूनिट के अंदर हम 4 या 5 लॉ ही पढ़ेंगे, जिनको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो केमिकल कंपाउंड बनते हैं उनके अंदर किस किस टाइप से कॉम्बिनेशन होता है, पार्टिकल्स का, एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो वैसे तो जब ये लॉज बने थे, जब इन नियमों को बनाया गया था, तो उस टाइम पे तो इनकी लिमिटेशंस नहीं थी। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम उसी टाइम की बात करेंगे जब इन लॉज को बनाया गया था। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो सबसे पहला लॉ रहेगा आपका वो क्या है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, इन ए केमिकल रिएक्शन, द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट विल ऑल्सो रिमेन्स सेम। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का मास होगा वो हमेशा बराबर रहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट always equal to total mass of product। यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट का मास होगा वो, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उनका मास होगा वो, दोनों की वैल्यूज़ क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। ठीक है, हालांकि उस टाइम पे इनकी कोई लिमिटेशन नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ ए सब्सटेंस नाइदर बी क्रिएटेड नोर टू बी डिस्ट्रॉयड, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास है वो ना तो आप ख़त्म कर सकते उसको, और ना ही आप उसको बढ़ा सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, हम उसको कम भी नहीं कर सकते। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए H2 कार्बन का ही ले लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा आपका, CO2 बना रहे। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12 ग्राम, ऑक्सीजन के एक एटम का कितना है, 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32, 12 ग्राम ये और 32 ये, यानी टोटल जो रिएक्टेंट का मास हो गया वो कितना हो गया, 44 ग्राम। जब बात करेंगे यहाँ पे इसका कितना है, 12, 16 दूनी 32, यानी ये भी कितना आ गया आपका, 44 ग्राम। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो अगर मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो जो केमिकल रिएक्शन है, वो जो केमिकल कंपाउंड होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस O2 क्या दे देगा आपको, H2O। तो सबसे पहले रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। इसको ऑक्सीजन कितने, 2, ऑक्सीजन 2 हो गए, 2, हाइड्रोजन कितने हो यहाँ पे 4, तो यहाँ कर देंगे 4। अब यहाँ देखो जो टोटल मास होगा इसका कितना हो जाएगा भाई, एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, एक का 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुणा में हाइड्रोजन का कितना है, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 16। कितना होगा ये, 4, 16 दूनी 32, कितना हो गया, ये आ गया आपका 36 ग्राम। ये कितना आएगा, 16 और 2 18, यानी 2 गुणा में 18 कितना आ गया, 36 ग्राम। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रहेगा वो ऑलवेज सेम रहेगा या इक्वल रहेगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब वो जो केमिकल कंपाउंड है वो आपका इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता। उसके बाद आता है आपका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, या कांस्टेंट कंपोजिशन बोल सकते हैं इसको, कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, पहले समझ लेते हैं इसको, एक केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। मान लीजिए कोई भी केमिकल कंपाउंड है, एक चीज़ और बता देता हूँ,
नो मैटर फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड। कोई भी केमिकल कंपाउंड है और ये बात मायने नहीं रखती कि वो हमें कहाँ से मिला है। ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, किससे मिलके बना है? सेम एलिमेंट से मिलके बना है। कंबाइन टुगेदर, वो आपस में कंबाइन होंगे, जिन जिन एलिमेंट से मिलके बना है वो आपस में कंबाइन होंगे। इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास, यानी उनके मास का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। क्या मतलब इन लाइनों का? कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई भी केमिकल कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट से मिलके बना है, मान लीजिए मेरे पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपका CO2 का। ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहे मुझे कहीं से भी प्राप्त हो, चाहे मैं किसी भी मेथड द्वारा कहीं से भी लेके आऊँ, ये जो CO2 गैस है इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो रहेगा, इसका मास कितना है 12, इसका मास कितना हो गया 32। इनका जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा भाई 3:8। यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो जिन जिन एलिमेंट से मिलके बना है वो एलिमेंट हमेशा उनका जो मास का रेशियो रहेगा, जिन जिन एलिमेंट से मिलके कोई भी केमिकल कंपाउंड बना है उनके मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पानी का, H2O का। H2O के अंदर देखो हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 16। यानी कि अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:8। यानी पानी को चाहे मैं वो समुद्र का पानी उठा के लेके आऊँ, चाहे मैं किसी जोड़ का पानी लेके आऊँ, चाहे मैं किसी पड़ोसी के घर से पानी लेके आऊँ या अपने घर से ले आऊँ, पानी मैं कहीं से भी उठाऊँ, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके ही तो पानी बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का जो रेशियो रहेगा वो चाहे आपका तालाब का पानी हो, चाहे मटके का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, इनके मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ये कहता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है नो मैटर फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड। ये बात मायने नहीं रखती कि आप उसको कहाँ से प्राप्त कर रहे हो, पड़ोसी से लेके आ रहे हो, किसी से उधारा लेके आ रहे हो, नहीं। ये बात मायने नहीं रखती कि आप उसको कहाँ से लेके आ रहे हो। ध्यान रखना, अगर कोई भी कंपाउंड है और वो सेम एलिमेंट से मिलके बने, 2 एलिमेंट, एक ये और एक ये, 2 कंपाउंड हैं, दोनों कंपाउंड सेम एलिमेंट से मिलके बने हैं, तो उनके मास का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा भाई। उनके मास का जो जिन जिन एलिमेंट से मिलके वो बना है उनके मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर एग्जांपल पूछा जाए तो आपका ये रहेगा कि पानी है आपका, वो चाहे आपने घर से लेके आए हो, चाहे कहीं से भी लेके आए हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो रहेगा पानी के अंदर वो 1:8 रहेगा भाई, ठीक है। और ये जो लॉ है ये दिया गया था भाई जोसेफ एल प्राउस्ट द्वारा। जोसेफ एल प्राउस्ट द्वारा ये लॉ वेरीफाई किया गया था या उनके द्वारा दिया गया था। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो लेवोइजियर नाम का कोई साइंटिस्ट था, 1789 के अंदर उन्होंने वो जो लॉ था वो दिया था भाई, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो थर्ड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोइजियर द्वारा दिया गया था 1789 में। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वो आपका प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। क्या कहता है ये लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, यानी 2 एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। देन द डिफरेंट मासेज ऑफ 1 एलिमेंट, तो जो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे उनमें से एक का मास क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा।
और जिसका डिफरेंट मास होगा, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट्स कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। जिसका डिफरेंट मास होगा वो क्या करेगा, फिक्स वाले के साथ कंबाइन होगा, और जब वो फिक्स वाले के साथ कंबाइन होगा ऑलवेज बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। तो जो जिसका मास फिक्स है और जिसका मास अलग अलग है, डिफरेंट मास के जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स वाले के फिक्स जिसका मास होगा उसके साथ कंबाइन होंगे, और कंबाइन होंगे तो किस रेशियो में कंबाइन होंगे आपस में, वो कंबाइन होंगे आपके एक सिंपल होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो का मतलब क्या है कि यूँ मिलेगा 1:2 मिल जाएगा, 2:3 मिल जाएगा, 1:2 4:5 मिल जाएगा, यूँ नहीं मिलेगा 2:7, ये नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। बस सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब 1:2, 3:4 ऐसे मिलेगा। देखो समझने की कोशिश करते हैं। When two elements combine to form more than one compound, टू एलिमेंट्स, मैं एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ और एक मैंने ऑक्सीजन ले ली, दो एलिमेंट हो गए, कंबाइन कर रहे हैं आपस में टू मोर देन वन कंपाउंड। जब भी ये दोनों कंबाइन होंगे, देखो एक बार तो कंबाइन कर देता हूँ मैं, क्या बनेगा आपका H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा H2O। दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा H2O2, ठीक है। देखो when two एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देखो दो एलिमेंट्स हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अकेला तो नहीं बन रहा, एक पानी तो नहीं बन रहा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तो बन रही है। तो जब भी कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड या मोर देन वन कंपाउंड हो गए, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, अब इनमें से डिफरेंट मास देखना किसका होगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होगा भाई, हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 16, यहाँ हाइड्रोजन का कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन का कितना है 32 हो जाएगा ना, दो एटम्स हैं, कितना हो जाएगा 32। तो देखो पहले वाले में H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 2:16, और H2O2 के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 2:32। क्या कह रहा है, व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बन गए, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मास किसका है, डिफरेंट मास किसका, देखो यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, तो डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट्स विच कंबाइंस विद ए फिक्स मास, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, उस एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है जिसका मास क्या है फिक्स है, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, विच कंबाइंस विद ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑलवेज बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। तो इन दोनों के मास का जो रेशियो रहेगा ना वो हमेशा क्या रहेगा भाई, सिंपल होल नंबर रेशियो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ ये तो फिक्स हो गया, तो यहाँ जो ऑक्सीजन का H2O के अंदर और H2O2 के अंदर जो ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा दोनों के अंदर, एक में 16 है, एक में 32, तो 1 रेशियो क्या हो गया 2 नहीं हो गया, तो ये क्या एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। एक बार फिर समझ लो, स्टेटमेंट थोड़ी सी टिपिकल स्टेटमेंट है, अजीब सी है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, दो एलिमेंट्स हैं कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बन रहे हैं, देन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मास किसके है यहाँ पे, ऑक्सीजन का यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, तो देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट्स विच कंबाइंस विद ए फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, जिसके साथ इसका, किस एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं जिसका मास फिक्स है, ऑलवेज बियर से सिंपल होल नंबर रेशियो, ये जो आपस में कंबाइन करेंगे इनका जो रेशियो रहेगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का।
कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक बार बना रही कार्बन डाइऑक्साइड और एक बार कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर मिला रहे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कह रहा है रूल, क्या कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन हो रहे हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड हो गए ना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, देन द डिफरेंट मासेज, यहाँ मास देखो इसका 12 ग्राम, इसका भी कितना होगा 12 ग्राम, यहाँ इसका कितना होगा 16 और यहाँ इसका कितना होगा 32, समझ आ गई। देन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन के साथ, ऑलवेज बियर से स्मॉल होल नंबर रेशियो, ये इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका क्या आपका, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का डिफरेंट मास कितना है, एक 32 ग्राम है और एक 16 ग्राम, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ, किसका फिक्स मास, हाइड्रोजन का, कितना है 2 ग्राम, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद ए फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 2 ग्राम, कंबाइन कर रहे हैं, देन जो जिसका डिफरेंट मास है, जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट है वो आपस में कंबाइन या वो आपस में जो रेशियो होगा उनके बीच का वो क्या रहेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा, यानी CO2 के अंदर और CO के अंदर जो ऑक्सीजन रेशियो ऑक्सीजन रहेगा वो कितना रहेगा, इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना है 32 और इसके अंदर कितना है 16, तो 2:1 या इसको मैं लिख देता हूँ 1:2 अकॉर्डिंग टू दिस। तो when two elements combine to form more than one compound, then the different mass of one element which combine with the fixed mass of other elements always bears a simple whole number ratio, यानी यहाँ क्या करना है, अब हमें इससे कुछ नहीं लेना, यहाँ जो जिसका मास डिफरेंट है ना उन दोनों का आपस में रेशियो लेना है, उनका रेशियो जैसे ही आपका एक होल नंबर रेशियो आ जाता है तो वो आपका वेरीफाई करेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, अदरवाइज नहीं करेगा। इसके अलावा 3 लॉज और बच जाते हैं आपके, 2 हैं या 3 लॉ और बच जाते हैं, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।